Hello students and a very good morning or good evening to all of one. Today we have to discuss a new topic that is Bohr atomic model. जैसे कि आप सभी को पता है हम सभी ने लास्ट एटमिक मॉडल जो डिस्कस किया था वो था रदरफोर्ड का एटमिक मॉडल। और आप सभी को यह भी याद होगा कि रदरफोर्ड के एटमिक मॉडल में कुछ कमियां थी, कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसको रदरफोर्ड समझा नहीं पाए थे, जिसकी वजह से रदरफोर्ड का एटमिक मॉडल रिजेक्ट कर दिया गया। दूसरे शब्दों में कहें कि रदरफोर्ड का एटमिक मॉडल फेल हो गया। और जब रदरफोर्ड का एटमिक मॉडल फेल हुआ ना, तो कई सालों तक, उसके बाद कई सालों तक कोई एटमिक मॉडल नहीं आया। उस दौरान कई सारी डेवलपमेंट्स हुई और फिर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था नील बोर। नील बोर ने उन सभी डेवलपमेंट्स का यूज करके रदरफोर्ड के एटमिक मॉडल में जो भी ड्रॉबैक्स थे, जो भी कमियां थी, उन सभी को दूर किया और एक नया एटमिक मॉडल लाए जिसका नाम है बोर एटमिक मॉडल। तो आज हम लोग इसी एटमिक मॉडल के बारे में जानने वाले हैं कि बोर ने एटम के बारे में या एटम के स्ट्रक्चर के बारे में क्या क्या बातें बोली। तो चलिए सर हम लोग जानते हैं उनके कुछ पोस्टुलेट। तो सर पहला पोस्टुलेट तो ये था कि जो न्यूक्लियस है एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है। इन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियस है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है वो एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के अंदर दो टाइप के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऐसा किसने कहा सर? नील बोर ने। बताइए क्या? इन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस वो कहां प्रेजेंट करता है? वो लाई करता है एट द सेंटर ऑफ एटम। कहां बेटा? एटम के सेंटर में। सर बिल्कुल सही। और इसके अंदर दो पार्टिकल होते हैं, कौन से? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। एन फॉर न्यूट्रॉन, पी फॉर प्रोटॉन। लाइज इन इट। आया नहीं आया सर? बिल्कुल। मतलब पहला पॉइंट ये था कि एटम के सेंटर में, एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर दो टाइप के पार्टिकल रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऐसा इनका कहना था। दूसरी बात इन्होंने ये बोली कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हैं। पर कहां रिवॉल्व करते रहते हैं? इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इस चीज को। क्या? कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ फिक्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते रहते हैं, कुछ फिक्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते रहते हैं। और इन्हीं फिक्स सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल या सेल नाम से हम लोग जानते हैं। इन्होंने क्या बोला जरा ध्यान से देखिए। क्या? कि जो इलेक्ट्रॉन है इज रिवॉल्विंग, कहां रिवॉल्व करते हैं बेटा? इज रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। एंड इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड, क्या बेटा? इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। एक फिक्स, कुछ फिक्स है, कुछ फिक्स सर्कुलर पाथ हैं जिनमें वो क्या करते रहते हैं सर? रिवॉल्व करते रहते हैं। दीज सर्कुलर पाथ। और इन्हीं सर्कुलर पाथ को उन्होंने नाम दिया, क्या नाम दिया बताइए? इन्हीं सर्कुलर पाथ को वो कहते हैं, आर कॉल्ड, क्या बेटा? ऑर्बिट्स, या फिर एनर्जी लेवल्स भी बोल सकते हैं मैंने, या फिर बेटा क्या बोल सकते हैं हम लोग? यानी बोल सकते हैं सेल्स। इसमें आपको दिख रही है वो ऑर्बिट? सर बिल्कुल, दो सर्कुलर पाथ दिख रहे हैं आपको। एक तो ये वाला, या मैं इसे अलग से ड्रॉ कर दे रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है सर। अब तो दिख रही है, अलग दिख रही है। तो इसमें आपको कितने सर्कुलर पाथ दिख रहे हैं? ये एक सर्कुलर पाथ है और ये भी एक सर्कुलर पाथ है। तो यहाँ पे दो सर्कुलर पाथ होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एटम के अंदर दो ही सर्कुलर पाथ होते हैं, सब बहुत सारे होते हैं। तो उन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर उन्हीं कुछ फिक्स गिने चुने सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। और इन्हीं सर्कुलर पाथ को हम लोग ऑर्बिट्स बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स बोलते हैं, या हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? सेल बोलते हैं। आया नहीं आया सर? बिल्कुल समझ में आया। तीसरा पॉइंट जरा ध्यान से देखिए। तीसरा पॉइंट बहुत ध्यान से। इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे हैं एक ऑर्बिट में, वो जब तक उन ऑर्बिट में घूमेंगे तब तक उसकी एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट। मतलब when electron is revolving in these orbit, जब इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में घूमते हैं देन इट्स एनर्जी इज कांस्टेंट। तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा कह रहे हैं बोर।
मतलब कहने का मतलब है कि जब तक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में या इस ऑर्बिट में या और कई सारी ऑर्बिट्स में घूमेगा तब तक उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, मतलब एनर्जी वो लूज नहीं करेगा। रदरफोर्ड का मॉडल फेल किस लिए हुआ था? इसलिए तो फेल हुआ था क्योंकि उनका मैक्सवेल ने उनसे क्वेश्चन कर दिया कि इलेक्ट्रॉन तो परमानेंट एनर्जी लूज कर रहा है तो वो गिर जाना चाहिए, पर बोर ने कहा जब तक वो इन ऑर्बिट में घूमेगा तब तक वो एनर्जी लूज नहीं करेगा, ना लूज करेगा ना गेन, उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है सर? कांस्टेंट रहती है। आया नहीं आया? मतलब कहने का मतलब इन ऑर्बिट्स को एक कमरा मान लो, जब तक आप उस कमरे में रहोगे तब तक आपकी एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट। ऐसा इनका कहना था। क्लियर है? चलिए चौथा पॉइंट ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे दो टाइप के फोर्स लगते हैं। इलेक्ट्रॉन पे दो टाइप के फोर्स लगते हैं। सर कौन से? मान लीजिए इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन पे एक तो न्यूक्लियस के द्वारा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स से अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगता है जो इसकी डायरेक्शन न्यूक्लियस के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन उसके जस्ट अपोजिट है। कहने का मतलब मेरा ये है कि इलेक्ट्रॉन पे दो टाइप के फोर्स लग रहे हैं और वो कैसे हैं? अपोजिट भी हैं और इक्वल भी हैं। वो कौन से फोर्स है सर? एक तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इसकी डायरेक्शन न्यूक्लियस की तरफ है, और दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस है। ठीक है? और ये किसकी वजह से डेवलप हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है तो उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता ही लगता है। क्लियर है? आ गया नहीं आ गया सर? बिल्कुल बाहर की तरफ लगता है। तो एक बात सुनो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे ये जो दोनों फोर्स लग रहे हैं वो इक्वल एंड अपोजिट है, इस वजह से रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया? जीरो। अगर मुझे कोई दोनों तरफ से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से खींचे तो सर क्या होगा? नॉर्मल सी बात है, हम पे कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं लगेगा, हम कहीं डिस्प्लेस नहीं होंगे। अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो सर उसकी एनर्जी भी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। क्लियर है? तो ये 3 पॉइंट समझ में आए बिल्कुल अच्छे से। पहला, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर दो पार्टिकल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट रहते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ फिक्स सर्कुलर पाथ में घूमता है। रदरफोर्ड नहीं समझा पाए थे इस बात को। रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन घूमता है, कहां घूमता है इसका कोई आइडिया नहीं दिया था उन्होंने, पर बोर ने बोला, उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन कुछ फिक्स सर्कुलर पाथ में घूमता है और उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स बोलते हैं, या एनर्जी लेवल्स बोलते हैं, या सेल्स बोलते हैं। तीसरा, जब तक इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में घूमेगा उस पर एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी? कांस्टेंट। ना तो वो लूज करेगा ना गेन। चौथा, इलेक्ट्रॉन पे जब वो ऑर्बिट में घूमता है तो दो टाइप के फोर्स लगते हैं। वो दोनों टाइप के फोर्स इक्वल और अपोजिट होते हैं, एक न्यूक्लियस की तरफ, एक न्यूक्लियस से बाहर की तरफ। तो इस वजह से सर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो, तो एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। क्लियर है सर? बिल्कुल। तो सर और कोई पॉइंट है? बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, आपने एक आइडिया नहीं पूछा कि सर ये खाली जगह क्या है? यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं घूमते क्या? यहाँ पे तो बहुत सारे सर्कल हम लोग बना सकते हैं। तो बस इसी चीज का आंसर दिया कि मान लो आपने अपने मन से पेंसिल से आपने ड्रॉ कर दिया, तो सर उन्होंने कहा कि मान लो इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है और इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है, ये हमें बता दिया, बोर ने बता दिया। तो हम लोग बोर से क्वेश्चन करें, आप ये बताओ कि इसमें क्यों नहीं घूमा, इसमें क्यों नहीं घूमा? तो बोर ने उस चीज का भी आंसर दिया कि इलेक्ट्रॉन कुछ फिक्स ऑर्बिट में ही क्यों घूमता है। यहां से लेके हम जाने कितनी ऑर्बिट ड्रॉ कर सकते हैं, उनमें क्यों नहीं घूमता है? एसी में क्यों घूम रहा है, इसी में क्यों घूम रहा है, इसके बीच में भी ड्रॉ कर दे तो उसमें क्यों नहीं घूम रहा है? इस बात का भी आंसर बोर ने दिया। उन्होंने बोला अगर आपको पता लगाना है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में घूमेगा तो उन्होंने एक आइडिया दिया कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व only in those orbit whose जिसका एंगुलर मोमेंटम, क्या बेटा? एंगुलर मोमेंटम आप निकालोगे अगर वो h/2π के मल्टीपल आया, इंटीग्रल मल्टीपल। कह रहे हैं जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम अगर आप निकालोगे अगर वो h/2π के मल्टीपल आए। ये उन्होंने अपने मन से लिया, इसका कोई प्रूफ नहीं था कि h/2π कहां से लाए, इसका बोर ने कोई प्रूफ नहीं दिया। बस उन्होंने इतना बोला कि अगर आप एंगुलर मोमेंटम निकालो इलेक्ट्रॉन का,
अगर वो एंगुलर मोमेंटम h/2 के इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा है, मतलब इंटीग्रल मतलब n की वैल्यू जो है वो 1 2 3 4 5 6 ऐसी समथिंग होगी। ठीक, क्लियर है? ना तो फ्रैक्शन होगी, ना ही नेगेटिव, ना ही जीरो। तो कहने का मतलब है अगर एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 आ रहा है किसी ऑर्बिट का, तो उस ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन घूमेगा। कहने का मतलब जरा ध्यान से देखिए, जैसे मैंने इस ऑर्बिट को, जरा ध्यान से, इस ऑर्बिट को ग्रीन ड्रॉ कर दिया। दिख रहा है सर आपको? बिल्कुल हल्का हल्का तो ग्रीन दिख ही रहा होगा सर, बिल्कुल दिख रहा है। मतलब इसमें आपको कितनी ग्रीन ऑर्बिट दिख रही है? 2। तो इन्हीं दोनों में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, पर इसमें, इस वाली ऑर्बिट में, इस वाली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं घूम रहा? इस बात का आंसर, अगर हम इसका एंगुलर मोमेंटम निकालें तो मान लो इसका एंगुलर मोमेंटम आ रहा है 1.5 h/2 ये क्या इंटीग्रल मल्टीपल है? नहीं है सर, क्योंकि 1.5 है। अगर यहीं पे 1 h/2 होता तो ये इंटीग्रल मल्टीपल होता। तो इस ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम निकाला वो इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है h/2 का, इस वजह से इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में नहीं घूमेगा। जब इस ऑर्बिट का मान लो एंगुलर मोमेंटम निकाला, मान लो निकाला हमने, और वो आया 2h/2, तो ये इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा है सर? बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूमेगा। इसका निकाला गया, इस वाले ऑर्बिट का, तो आया 3.4 h/2, ये भी इंटीग्रल मल्टीपल नहीं आ रहा, तो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में भी घूमेगा नहीं। इसका निकाला तो इसका आ रहा 3h/2, तो इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा है सर? बिल्कुल। तो बताइए क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन गिने चुने ऑर्बिट में घूमेगा। कौन से ऑर्बिट में? जिसका एंगुलर मोमेंटम निकालने पर h/2 के इंटीग्रल मल्टीपल आए। क्लियर है सर? बिल्कुल। और n यहां पे क्या है? वो इंटीग्रल मल्टीपल 1 2 3 4, और n यहां पे रिप्रेजेंट करना है नंबर ऑफ ऑर्बिट। कौन सी ऑर्बिट है? आ गया नहीं आ गया? क्लियर है सर? कितने पॉइंट पढ़ लिए? 5 पॉइंट। पांचों पॉइंट समझ में आए नहीं आए? बिल्कुल आए। एक बार सातों पॉइंट पढ़ लें, फिर एक एक करके एक बार फिर से एक्सप्लेन कर लेंगे। तो 2 पॉइंट सर और बचे हैं, चलिए हम लोग उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, चलिए सर अब हम लोग पढ़ते हैं 6 पॉइंट। और 6 पॉइंट ये कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है बेटा, कहां से कहां? फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल, या फिर लोअर ऑर्बिट बोल दो, या फिर सर लोअर एनर्जी लेवल भी आप बोल सकते हो। लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट। तो कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट जंप करता है तो वो एनर्जी को क्या करता है? एब्जॉर्ब। तो वो एनर्जी को क्या करता है? एब्जॉर्ब। सबसे पहली बात है एनर्जी को वो क्यों एब्जॉर्ब करता है ये जानना है, और कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है ये भी जानना है। जरा ध्यान से देखिए, ये सर हमारी न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के चारों ओर ये हमारी क्या है? ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट भी बोलते हैं, एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, और सेल्स भी बोलते हैं। ये सर हमारी पहली ऑर्बिट है, ये दूसरी ऑर्बिट है, और ये तीसरी ऑर्बिट है। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये सर्कुलर तो देख नहीं रही, बेटा हमने उसका आधा पार्ट बनाया, कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं, पूरा बना लो, अगर आपकी मन इच्छा हो तो पूरा बना सकते हो। इसकी एनर्जी बेटा E1 है, इसकी E2 है, और इसकी E3 है। इस बात का याद रखें, जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के सबसे पास होती है उसकी एनर्जी कम होती है। ये आपको बाद में ही पता चल जाएगा, पर मैं बता दे रहा हूं कि E1 इज ग्रेटर देन E2 इज ग्रेटर देन E3। मतलब जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के पास होगी इसकी एनर्जी कम, जो थोड़ी दूर होगी उसकी एनर्जी ज्यादा। जितनी ज्यादा ऑर्बिट कोई दूर होगी उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। आ गया नहीं आ गया सर? बिल्कुल। अब एक बात सुनिए, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट पे है जो न्यूक्लियस के सबसे पास है। आप सभी को पता है कि E2 इज ग्रेटर देन E1, तो इसका मतलब है कि इस पे देखो, इलेक्ट्रॉन जब इसमें घूम रहा होगा तो इसकी एनर्जी कांस्टेंट होगी। बिल्कुल सर। और इसकी एनर्जी कितनी होगी? जितनी इस ऑर्बिट की एनर्जी होगी। ऐसे जब इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट में जाना है तो एनर्जी चाहिए नहीं चाहिए सर? बिल्कुल, क्योंकि ये एनर्जी क्या है? ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन को जब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट जंप करना है, इसके लिए ये भी हायर ऑर्बिट है और ये भी, तो अगर इसको यहां पे जंप करना है या फिर यहां पे जंप करना है तो इसको एनर्जी चाहिए होगी। सर कितनी? ये आप देख लो सर, इसकी एनर्जी E2 है, इसकी E1 है, तो कितनी चाहिए होगी? E2 माइनस E1। आप कर दोगे तो इन ऑर्बिट के बीच में, इन ऑर्बिट के बीच में जितना एनर्जी गैप है वो कितना है सर? डेल्टा E। ये निकल आएगा। तो आपको पता चल गया इन ऑर्बिट के बीच में एनर्जी का गैप कितना है? डेल्टा E।
तो इतनी ही एनर्जी इलेक्ट्रॉन को चाहिए है जिससे वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करे और जंप कर जाए लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट। तो पहले तो क्वेश्चन का आंसर क्लियर हुआ कि सर इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी चाहिए होती जितनी उन दोनों ऑर्बिट के बीच का एनर्जी का गैप हो। क्लियर है? अगर इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल गई तो वो जंप कर जाएगा लोअर ऑर्बिट से हायर। आगे नहीं आ गया सर? बिल्कुल। अब ये एनर्जी लेता कहां से? लाइट से। और लाइट किसके फॉर्म में आती है सर? फोटोन के फॉर्म में। तो ये फोटोन बेटा आ रहे हैं दौड़ते हुए। क्या आ रहे हैं? फोटोन दौड़ते हुए आ रहे हैं सर, ये आ रहे हैं। तो फोटोन जैसे ही आए, फोटोन के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया और जैसे ही देखो बहुत सारे फोटोन आते हैं, अब इनमें से कौन से फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा? उन्हीं फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा जिनकी एनर्जी डेल्टा ई के बराबर हो। बहुत ईमानदार होता है ये, ना ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ना कम। कहता है कि हम उसी फोटोन को एब्जॉर्ब करेंगे जिसकी एनर्जी डेल्टा ई के बराबर हो। जैसे ही वो फोटोन मिल जाता है, इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है अपनी लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट। आ गया नहीं आ गया सर? बिल्कुल। क्यों एब्जॉर्ब करता है? अगर ऊपर जाना हो, एनर्जी चाहिए हो, तो एनर्जी लेता है लाइट से जो फोटोन के फॉर्म में आ रही होती है, और उतनी ही एनर्जी का फोटोन ये एब्जॉर्ब करता है जितनी इसे चाहिए होती है। कहने का मतलब है कि अगर पिकनिक में जाने के लिए इसे 50 जूल की एनर्जी चाहिए तो 50 जूल ही एब्जॉर्ब करेगा। पर इंसानों के साथ ऐसा नहीं होता। मान लो इंसानों मतलब आपको ही अगर पिकनिक जाना हो और पिकनिक में जाने के लिए मान लो 1000 रुपए लग रहे हो और घर वाले अगर आपको 2000 रुपए दे तो आप क्या 1000 लौटा दोगे सर? बिल्कुल नहीं, हम तो रख लेंगे खुशी से। पर इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं। इलेक्ट्रॉन बहुत बड़ा डिसिप्लिन आदमी होता है। वो तो कहता है कि आदमी नहीं मतलब पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन कहता है कि हम उतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे जितनी हमें जरूरत है। और वो कितनी जरूरत होती है? डेल्टा ई के इक्वल। क्लियर है? आ गया नहीं आ गया सर? बिल्कुल। तो इलेक्ट्रॉन जब भी लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट जाता है तो वो डेल्टा ई एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उतनी ही एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करके लोअर हायर ऑर्बिट तक चला जाता है। एक बात और, जब वो हायर ऑर्बिट जाता है तो कुछ समय के लिए रुकता है। कितने समय के लिए? 1 सेकंड से भी कम समय के लिए रुकता है सर। 10 की पावर -8 सेकंड के लिए रुकता है और तुरंत वापस आ जाता है अपने घर पे, मतलब अपनी लोअर ऑर्बिट में। और सर जब वापस आता है तब क्या होता है? जरा ध्यान से देखिए। तो हम लोग कहते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन, लास्ट पॉइंट है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लो ऑर्बिट। जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट आता है तो क्या होता है सर? तो सर ये एनर्जी को इमिट करेगा। देन इट इमिट एनर्जी, या एनर्जी को क्या कह दो? लूज करेगा। किसके फॉर्म में सर? फोटोन के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि एब्जॉर्ब भी किसके फॉर्म में की थी? फोटोन के फॉर्म में। आया नहीं आया सर? बिल्कुल आया। बिल्कुल। कि अगर ये न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट है, अगर इलेक्ट्रॉन यहां गया और जब वो वापस आएगा तो वो एनर्जी को इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। और कितनी एनर्जी इमिट करेगा? जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी जाते समय। आ गया नहीं आ गया सर? बिल्कुल आ गया। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो फोटोन उसने एब्जॉर्ब किया था जाने के लिए, वही फोटोन को उसने एमिट कर दिया जब वो वापस आया। आ गया नहीं आ गया सर? बिल्कुल आ गया। तो बोर का एटम मॉडल इसी के साथ क्या होता है? फिनिश होता है। अभी तो एप्लीकेशन पढ़नी है, पर जो उनके पोस्टुलेट हैं वो फिनिश होते हैं। सर कितने पोस्टुलेट पढ़े हम लोगों ने? 7। आपको समझ में आए? एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं। सर क्या पहली बात उन्होंने बोली थी कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है जिसके अंदर 2 पार्टिकल, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। क्लियर है? न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, मतलब न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। क्या घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन एक फिक्स सर्कुलर पाथ में। और उन फिक्स सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट्स, एनर्जी लेवल या सेल बोला गया। और एक बात, जब तक इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट में घूमेंगे तब तक उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। इस बात का भी आंसर दिया। उन्होंने कहा कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो उस पर 2 टाइप के फोर्स लगते हैं, एक तो न्यूक्लियस की तरफ और एक बाहर की तरफ। न्यूक्लियस की तरफ जो फोर्स लगता है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, जो बाहर की तरफ लगता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये दोनों फोर्स की वैल्यू इक्वल एंड अपोजिट होती है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? 0। इस वजह से एनर्जी भी क्या रहती है? कांस्टेंट। जब तक वो उस ऑर्बिट में रहेगा, रिवॉल्व करेगा, तब तक उसकी एनर्जी ना ही तो लूज होगी और ना ही वो गेन करेगा, कांस्टेंट रहेगी। फिर पढ़ा हम लोगों ने कि इलेक्ट्रॉन क्या सभी ऑर्बिट में घूम सकता है? मतलब कोई भी अपने मन से ड्रॉ कर दो, किसी में भी नहीं।
किसी भी सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन नहीं घूम सकता। इलेक्ट्रॉन कुछ फिक्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। वो कैसे डिसाइड करते हैं? एंगुलर मोमेंटम को निकाल के। जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल आ जाए उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है। क्लियर है नहीं क्लियर है सर? बिल्कुल। और सर 6 पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, किसके फॉर्म में? फोटोन के फॉर्म में। और कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है? जितनी दो ऑर्बिट के बीच के एनर्जी का गैप हो। क्लियर है? उतनी ही एनर्जी का वो फोटोन एब्जॉर्ब करके लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट जाता है। क्लियर है? और जब इलेक्ट्रॉन वापस आता है तो वो एनर्जी इमिट करता है। कितनी? जितनी उसने एब्जॉर्ब की थी। एब्जॉर्ब किसके फॉर्म में की थी? फोटोन के फॉर्म में। और जब इमिट करेगा तो किसके फॉर्म में करेगा? फोटोन के फॉर्म में। आ गया नहीं आ गया सर? बिल्कुल आ गया। एक बात मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं। सर बताइए क्या? जरा ध्यान से देख लीजिए, यहीं पे देख सकते सर। वो मेन पॉइंट ये है कि ये जो मॉडल है ना, बोर एटमिक मॉडल, दिस मॉडल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अब बच्चे सोच रहे हैं सर ये 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज क्या होती है? जरा ध्यान से देखिए, डिटेल में जान लेंगे हम लोग। 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है बेटा ऐसी स्पीसीज जिन पे 1 इलेक्ट्रॉन हो। जैसे हाइट स्पीसीज मतलब एटम, मॉलिक्यूल या आइंस। क्लियर? एक बात बताओ, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है सर? 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन है मतलब तो इसके लिए तो बोर मॉडल की जो पोस्टुलेट है वो वैलिड है। अगर हम बात करें हीलियम की तो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर? 2। तो इसके लिए वैलिड नहीं है। पर अगर हम इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो इसके लिए भी, हीलियम आयन के लिए बोर मॉडल एप्लीकेबल है। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसके लिए तो वैलिड नहीं है। पर अगर हम इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे सर? 1। तो इसके लिए वैलिड है। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसके लिए वैलिड नहीं है। अगर 3 निकाल दें तो इसके लिए वैलिड है। तो ऐसे स्पीसीज जिनके पास 1 इलेक्ट्रॉन है उन्हीं के लिए बोर का एटॉमिक मॉडल वैलिड होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो एक बात बताइए सर, बताइए क्या कि ये न्यूक्लियस है। अब वो अगर स्पीसीज में 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन कहां रहना पसंद करेगा? न्यूक्लियस के पास। और ये जो पहली और जहां इलेक्ट्रॉन रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं बेटा? ग्राउंड स्टेट। क्लियर है? और इलेक्ट्रॉन के लिए बाकी सारी की सारी ये क्या होंगी? एक्साइटेड स्टेट। इसके लिए एन की वैल्यू क्या होगी? 1। इसके लिए एन की वैल्यू 2, एन 3, एन की वैल्यू 4, 5। या फिर इन्हें हम के सेल, एल सेल, एम सेल, एन ओ सेल भी बोल सकते हैं। क्लियर है? एक बात याद रखना, तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि पहली ऑर्बिट में है इस वजह से पहली ऑर्बिट को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्राउंड स्टेट। और बाकी सारी ऑर्बिट को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्साइटेड स्टेट। तो बताओ इलेक्ट्रॉन की पहली एक्साइटेड स्टेट कौन सी है सर? ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट ये है, और थर्ड ये है, और फोर्थ ये एक्साइटेड स्टेट। कोई दिक्कत है सर? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन में अभी हम लोग पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे, तो हाँ अगर मैं आपसे बोल दूं कि बताओ इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है तो कौन सी ऑर्बिट में है? फर्स्ट ऑर्बिट में। अगर मैं आपसे कह दूं कि इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में मूव कर रहा है तो मतलब ग्राउंड स्टेट ये, सेकंड एक्साइटेड कौन सी है? थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट में जंप कर रहा है। आ गया नहीं आ गया सर? बिल्कुल। तो इन टर्मों को याद रखना, न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल, जिसमें हम लोग मतलब जो ऑर्बिट है ना, ऑर्बिट की मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उसकी हम लोग रेडियस निकालेंगे जिस ऑर्बिट में घूम रहा है, और उसकी वेलोसिटी, एनर्जी, सारी चीजें हम लोग निकालने वाले हैं। किसमें? एप्लीकेशन ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। चलिए सर अब हम लोग एप्लीकेशन पढ़ते हैं और उसी के साथ न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर लेंगे। हेलो स्टूडेंट्स एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ वन। टुडे वी हैव टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक दैट इज एप्लीकेशन ऑफ बोर मॉडल। जैसे कि आप सभी को पता है, हम सभी ने इससे पहले वाले लेक्चर में बोर के एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग सर डिस्कस करेंगे बोर के एप्लीकेशन के बारे में। मतलब बोर ने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया था उसका एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सर पहली एप्लीकेशन क्या है जानते हैं। बेटा पहली एप्लीकेशन है कि अगर आपको किसी भी ऑर्बिट की रेडियस निकालनी हो, किसी भी ऑर्बिट की आपको रेडियस निकालनी हो, ऑर्बिट तो आप सभी को पता है ना सर, इलेक्ट्रॉन जिस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं उसको ऑर्बिट बोलते हैं। अगर किसी भी ऑर्बिट की रेडियस को आपको डिटरमाइन करना हो तो
तो आप बोर मॉडल का यूज कर सकते हैं। टू डिटरमाइन क्या बेटा, टू डिटरमाइन द रेडियस ऑफ किसकी बेटा, टू डिटरमाइन द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। कोई भी nth ऑर्बिट हो सकती है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट की आपको रेडियस निकालनी हो तो आप बोर मॉडल का यूज करके एक एक्सप्रेशन ड्राइव किया गया है जिससे फॉर्मूला आता है आर एन इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। क्लियर है? बिल्कुल। इस फॉर्मूले से आप किसी भी ऑर्बिट की रेडियस निकाल सकते हैं, किसी भी एटम के अंदर किसी भी ऑर्बिट की रेडियस आप निकाल सकते हैं। यहां पे बेटा जो आर एन है ना, वो है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। n का मतलब है यहां पे नंबर ऑफ ऑर्बिट। n सर यहां पे क्या इंडिकेट कर रहा है, n इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। और यहां पे z तो आप सभी को पता होगा, एटॉमिक नंबर। मतलब आपको किसी भी ऑर्बिट की रेडियस, किसी भी एटम के अंदर किसी भी ऑर्बिट की रेडियस निकालनी हो, आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं और आपकी जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट आएगी वो आएगी एंगस्ट्रॉम में। क्लियर है सर? तो इसी के साथ हम लोग एक दो न्यूमेरिकल कर लेंगे तो और अच्छे से हम लोग को आइडिया हो जाएगा। तो चलिए सर एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या है, अगर हम लोग बात करें कैलकुलेट द क्या बेटा, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। आपको हाइड्रोजन एटम की थर्ड ऑर्बिट की रेडियस को डिटरमाइन करना है। सर बहुत आसान है। सबसे पहली बात, ऑर्बिट कौन सी है, थर्ड, तो n की वैल्यू बेटा कौन सी होगी, हम कह सकते हैं सर n की वैल्यू कौन सी होगी, थर्ड होगी, 3। क्लियर है? हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए बेटा एटॉमिक नंबर कितना होता है, सभी को पता है, 1। तो रेडियस नहीं निकाल सकते, सब बिल्कुल निकाल सकते हैं। R3 रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट 0.529 इंटू एन स्क्वायर। बेटा n की वैल्यू कितनी है, 3 का स्क्वायर अपॉन जेड, एटॉमिक नंबर 1। तो 0.529 इंटू 9। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप इसको सॉल्व करने के बाद 4.761 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। बेटा कितना आ जाएगा, 4.761 एंगस्ट्रॉम। ये इसका आंसर है। कोई डाउट है सर क्वेश्चन में? कोई भी डाउट नहीं है। एक दो क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं, इसके बाद आपके रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, मतलब किसी भी एटम के अंदर किसी भी ऑर्बिट की रेडियस को आप डिटरमाइन कर सकते हैं। करते हैं सर, बिल्कुल एक दो क्वेश्चन हम लोग और ट्राई कर लेते हैं। चलिए सर इसको रफ करते हैं। चलिए सर अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को और सॉल्व कर लेते हैं और इन क्वेश्चनों को लगाने के बाद आपको रेडियस के फॉर्मूले से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए सर हम लोग सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस। आप सभी को समझ में तो आ गया क्वेश्चन में क्या निकालना है, रेडियस। और रेडियस को निकालने के लिए बेटा फॉर्मूला क्या होता है, सभी को पता है। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट अगर आपको निकालनी है तो फॉर्मूला होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? इसके लिए आपको n चाहिए होता है और बेटा क्या चाहिए होता है, z, n और z। अब क्वेश्चन में आपको n और z की वैल्यू को ढूंढना है, मतलब देखना है कि n और z क्या है। देखिए क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द रेडियस, मतलब r निकालना है। ठीक है सर, r को आपको निकालना है। थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस। हीलियम प्लस से आपको क्या जानकारी मिलती, हीलियम बेटा एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 2। उस पे चार्ज आने से उसका एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता। अब बात आती है थर्ड एक्साइटेड स्टेट। यहां बच्चे गलती कर देते हैं, क्या, यहां पे उन्होंने जैसे थर्ड एक्साइटेड स्टेट देखा वो n की वैल्यू को तुरंत थर्ड रख देते हैं, वही गलत हो जाता है बेटा। थर्ड एक्साइटेड स्टेट अगर आपको याद होगा, मैंने बोर एटॉमिक मॉडल के लास्ट में बताया था कि सर एक्साइटेड स्टेट क्या होती है। जिसको नहीं पता वो एक बार फिर से रिवाइंड कर ले। चलो रिवाइंड एक बार रिकैप कर लेते हैं जिससे आपको फिर से याद हो जाएगा। सर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड ये पहली ऑर्बिट है, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। ये फर्स्ट ऑर्बिट, इसके लिए n की वैल्यू 2, इसके लिए n की वैल्यू 3 और इसके लिए n की वैल्यू 4। अच्छा आप सभी को पता है हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। वैसे तो 2 होते हैं पर पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा। और 1 इलेक्ट्रॉन कहां रहना पसंद करेगा,
अगर किसी एटम पे एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो फर्स्ट ऑर्बिट में रहना पसंद करेगा, और इलेक्ट्रॉन अपनी जिस ओरिजिनल ऑर्बिट में रहता है उसको हम लोग ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ग्राउंड स्टेट। और उसके बाद जितनी भी ऊपर ऑर्बिट होंगी उन सभी को एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। इस इलेक्ट्रॉन की ये सभी एक्साइटेड स्टेट हैं। ये कौन से एक्साइटेड स्टेट है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये वाली सेकंड एक्साइटेड स्टेट, और ये वाली बेटा थर्ड एक्साइटेड स्टेट। क्लियर है? बिल्कुल। तो आप बताओ हीलियम प्लस के थर्ड एक्साइटेड स्टेट कौन सी है? सर ये वाली। इसके लिए एन की वैल्यू क्या है? 4। तो सर एक बात बताओ, ऐसे तो बार बार क्वेश्चन में मान लो एक्साइटेड स्टेट पूछा गया तो हम बार बार इस डायग्राम को बनाएंगे? सर बिल्कुल नहीं। आप अगर क्वेश्चन बोला है थर्ड एक्साइटेड स्टेट तो आप उसमें क्या कर दो, आपको पता होना चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में, उसकी ग्राउंड स्टेट क्या है। ग्राउंड स्टेट पता है, उसमें उतनी ही एक्साइटेड स्टेट प्लस कर दो। जैसे हीलियम की ग्राउंड स्टेट क्या है? सर फर्स्ट, तो इसकी थर्ड एक्साइटेड स्टेट 1 + 3 4। इसकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट 1 + 2 = 3। तो अगर आपको ग्राउंड स्टेट पता है तो आप किसी भी एटम की एक्साइटेड स्टेट को डायरेक्टली निकाल सकते हो। क्लियर है सर? बिल्कुल। चलिए n = 4, तो अब तो निकल आएगा सर, तो कुछ बचे ही नहीं। Rn मतलब आप कौन से ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है? फोर्थ ऑर्बिट की। कैसे निकालेंगे बेटा? 0.529 इंटू n²। n की वैल्यू बेटा कितनी है? n की वैल्यू है 4 का स्क्वायर अपॉन z मतलब 2। तो आप इसको सॉल्व करेंगे 529, ये 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16/2 8। आप इसको बेटा सॉल्व करोगे 4.232 एंगस्ट्रॉम आंसर आ जाएगा। आ गया नहीं आ गया? सर बिल्कुल आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा वेरिएशन किया है। चलिए सर अब हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग बोर मॉडल की एप्लीकेशन का सेकंड पार्ट मतलब सेकंड एप्लीकेशन को स्टडी करेंगे। क्वेश्चन क्या है? इफ रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज 2.12 एंगस्ट्रॉम। अगर एक हाइड्रोजन एटम है, ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन एटम है जिसकी आपको सेकंड ऑर्बिट की रेडियस आपको दे रखी है कितनी? 2.12 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है सर? और हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1, ये भी पता है आपको। फाइंड द रेडियस ऑफ Li+2 आयन। मतलब आपको Li+2 आयन के लिए बेटा क्या निकालना है? रेडियस निकालना है। ठीक है। फॉर सेम ऑर्बिट, सेम ऑर्बिट मतलब उसी सेकंड ऑर्बिट के लिए। अच्छा एक बात बताइए, सेम ऑर्बिट के लिए मतलब जो n की वैल्यू इसमें होगी वही n की वैल्यू इसमें होगी। इसमें n की वैल्यू क्या है? 2। इसमें भी n की वैल्यू क्या होगी? 2। क्लियर है सर? कोई डाउट नहीं। अच्छा लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सर 3। कितना होता है? 3। सर ये किस फॉर्मूले से लगाएंगे? जरा ध्यान से देखिए। आपको ये तो पता है सर R बराबर होता है 0.529 इंटू n²/z। सर बिल्कुल। ये तो कांस्टेंट है, इसको हम ऐसे लिख सकते नहीं लिख सकते? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आप बचपन में मैथ में सीखते आए होगे या बहुत से सारे फॉर्मूले भी ड्राइव किए, प्रोपोर्शन का साइन हटाओगे, या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हो R1/R2। बिल्कुल सर। इज इक्वल टू N1/N2 का होल स्क्वायर, और ये Z क्या हो जाएगा? अपॉन में Z2/Z1। कर सकते हो नहीं कर सकते हो? सर बिल्कुल कर सकते हैं। अगर R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/z है तो हम इसको लिख सकते हैं R1/R2 इक्वल टू N1/N2 का होल स्क्वायर इक्वल इंटू Z2/Z1। क्लियर है? बिल्कुल सर। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हो। सर कैसे? देखो यहाँ पे ये R1 मान लो और ये बेटा क्या मान लो? R2। दिस इज R1, दिस इज R2। ये N1 मान लो, ये क्या बेटा मान लो? N2। और ये आपने Z1 मान लिया, ये मान लो Z2। बस क्वेश्चन में निकल आएगा। बताओ बेटा R1 कितना दिया गया? 2.12 एंगस्ट्रॉम, और R2 आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है सर। N1 की वैल्यू कितनी देखो बेटा? 2 गिवन है, और N2 की वैल्यू बेटा कितनी गिवन है? 2 गिवन है। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। Z2 बेटा कितनी गिवन है? 3, और Z1/1। कोई दिक्कत सर? कोई डाउट नहीं है। इस फॉर्मूले को बेटा बहुत आसानी से आ जाता है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मैं आपको अलग से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। देखिए ये 2 तो ये पूरा कट ही जाएगा, तो इक्वल टू क्या बचेगा? 2.12/R2 बेटा 3/1। तो बेटा इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं R2 बराबर 2.12/3। आप इसको बेटा जब सॉल्व करोगे तो 0.706 आ जाएगा। 706 एंगस्ट्रॉम। ये आ गया आपका आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। इस फॉर्मूले को आप इसको अगर ऐसा लिखते हो तो अभी ये वाला फॉर्मूला आ जाता है।
कैसे आता है, अगर आपको ये जानना है मैं ये सेकंड एप्लीकेशन में आपको बता दूंगा, क्योंकि उसमें भी इस टाइप के फॉर्मूले की हमें जरूरत पड़ेगी। आ गया नहीं आ गया सर? बिल्कुल आ गया। तो हम लोगों ने पहली एप्लीकेशन को स्टडी कर लिया और उससे रिलेटेड 3 न्यूमेरिकल भी लगा लिया, मतलब जितनी वेरिएशन बनती थी हम लोगों ने सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग सेकेंड एप्लीकेशन पढ़ते हैं कि हम लोग कैसे किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं। चलिए सर हम लोग सेकेंड एप्लीकेशन को स्टडी करते हैं ध्यान से। चलिए सर अब हम लोग सेकेंड एप्लीकेशन पढ़ते हैं बोर मॉडल की, जो कि ये कहता है कि टू डिटरमाइन, अगर आपको एटम के अंदर जो ऑर्बिट होती ना बेटा, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहे हैं ये आपको निकालना हो तो आप सेकेंड एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। टू डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, इन nth ऑर्बिट। तो सर उसके लिए भी एक फॉर्मूला ड्राइव किया गया है वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट। क्या है सर? फॉर्मूला है 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड। सर बिल्कुल, चाहो तो आपकी अगर दिली इच्छा हो तो आप मीटर को सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हो। सर बिल्कुल, कैसे क्या हो जाएगा फॉर्मूला? 2.18 बिल्कुल इंटू 10 की पावर, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं कितने का मल्टीप्लाई? 100 का। तो 100 में कितने जीरो होते हैं सर? 2, तो 2 पावर ऐड कर दो तो 10 पावर 8 इंटू जेड अपॉन एन, और ये हो गया सेंटीमीटर पर सेकेंड। किसी भी फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हो। इससे एक फॉर्मूला हम लोग और ड्राइव कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या? वो तो इसी से आया। देखो ये तो कांस्टेंट है, तो बी डायरेक्ट इक्वल टू क्या है बेटा? जेड, और इनवर्स इक्वल टू क्या है? एन। इससे ये इंडिकेट होता है एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगी तो वेलोसिटी घटेगी। मतलब जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास रहता है वो इलेक्ट्रॉन सबसे तेजी से रिवॉल्व करता है। वो हम बताएंगे ऐसा क्यों होता है, जरा ध्यान से देखिए। इस फॉर्मूले से एक फॉर्मूला और ड्राइव हो जाएगा, B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? Z1 अपॉन Z2, और ये हो जाएगा बेटा N2 अपॉन N1। ऐसे ही हम लोगों ने रेडियस जब निकालते थे इस ऐसी टाइप के फॉर्मूले से हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन किया था। कोई डाउट है सर? कोई डाउट नहीं है। आ गया नहीं आ गया सर? बिल्कुल आ गया। तो इन्हीं दोनों फॉर्मूलों को हम यूज करके वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट का कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो चलिए सर एक दो क्वेश्चन लगा लें जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, फिर हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। ओके सर, चलिए सर हम लोग पहला क्वेश्चन लगाते हैं इसी पे बेस्ड। वो है कैलकुलेट द क्या बेटा? कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपको इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालनी हो इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। बिल्कुल सर, बहुत ही आसान है। सेकेंड ऑर्बिट लिख दो या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लिख दो। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब भी सेकेंड ऑर्बिट होता है। सर आप सभी को पता है सेकेंड ऑर्बिट से आपको क्या इंडिकेट हो रहा है? एन की वैल्यू, मतलब 2 लिखा है बेटा ये, ठीक है। और हीलियम प्लस है तो एटॉमिक नंबर हीलियम का कितना होता है? 2। तो वेलोसिटी तो निकाल सकते हो ना? बिल्कुल निकाल सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट की कितनी होगी? 2.18 इंटू 10 की पावर 8 जेड अपॉन एन। जेड कितना है सर? 2 अपॉन एन कितना है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 2 से 2 कट गया बेटा, आंसर आ गया 2.18 इंटू 10 की पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है? एक क्वेश्चन सर हम लोग और कर लेते हैं। चलिए सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सेकेंड टाइप का फॉर्मूला मैंने लिखा था ना B1 अपॉन B2, उसी टाइप पे बेस्ड क्वेश्चन है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ, यहां डायरेक्टली मैं बोल देता हूं, रेशियो ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2 एंड बेटा एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है सर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कह रहे हैं वेलोसिटी का रेशियो निकालो लिथियम प्लस 2 के सेकेंड ऑर्बिट में और हीलियम प्लस के थर्ड ऑर्बिट में। अगर हम हाइट, पहला कौन है सर? लिथियम प्लस 2। तो लिथियम प्लस 2 के लिए एटॉमिक नंबर हम लोग कितना मान लें? Z1 कितना है सर? लिथियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर? आप सभी को पता है सर, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। और कौन सी ऑर्बिट है लिथियम की सर? बिल्कुल, तो N1 उसको मान लो 2 है केवल, ठीक है, बिल्कुल। और कौन सा एटम है? हीलियम प्लस। तो हीलियम प्लस का एटॉमिक नंबर आप सभी को पता होता है 2 होता है, और नंबर ऑफ ऑर्बिट इसके लिए कितनी दी गई है? 3rd। क्लियर है? बिल्कुल।
तो आपको ये तो पता ही है सर, बी डायरेक्ट इक्वेशन टू क्या होता है, जेड अपॉन एन, और इसी से फॉर्मूला लिखा था हम लोगों ने बी वन अपॉन बी टू, क्या बेटा, जेड वन अपॉन जेड टू इंटू एन टू अपॉन एन वन, यही तो लिखा था सर, बिल्कुल। तो बताओ जेड वन कितना है हमारा बेटा 3 और जेड टू 2, तो 3 अपॉन 2 सर, बिल्कुल। एन टू कितना है बेटा, एन टू है 3 अपॉन 2, लो सर आंसर आ गया, 3 3 9 अपॉन 4, तो ये आ गया B1 रेशियो B2 आ गया बेटा 9:4, ये आ गया आपका वेलोसिटी का रेशियो। कोई डाउट, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से लगा सकते हो। अब हम लोग पढ़ते हैं थर्ड एप्लीकेशन ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। क्लियर है, जो कि है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की आप एनर्जी को कैसे डिटरमाइन कर सकते हो किसी भी ऑर्बिट में। चलिए सर डिटरमाइन करते हैं, जरा ध्यान से देखिए। चलिए सर हम लोग थर्ड एप्लीकेशन पढ़ते हैं बोर मॉडल की। थर्ड एप्लीकेशन बेटा हमें यह बताएगी कि किसी भी एटम के अंदर जो ऑर्बिट होती है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी कितनी होगी। तो थर्ड एप्लीकेशन में हम लोग निकालेंगे टू डिटरमाइन द एनर्जी किसकी बेटा, इलेक्ट्रॉन की, टू डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। कौन से ऑर्बिट में बेटा, nth ऑर्बिट में। किसी भी nth ऑर्बिट में अगर हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जो कि ड्राइव किया है बोर ने अपने एक्सप्रेशन में। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट माइनस का 13.6। देखो इन फॉर्मूले के डेरिवेशन भी हैं, पर हमें डेरिवेशन को स्टडी नहीं करना है, हमें डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज करना है। जब आप आईटी मेंस वगैरह पढ़ेंगे तो आप फॉर्मूले को ड्राइव करके भी पढ़ेंगे। क्लियर है, बिल्कुल सर। अगर आप चाहेंगे तो मैं अलग से आपको बता दूंगा सर फॉर्मूला कहां से आया, ठीक है, बिल्कुल सर। तो ये बेटा फॉर्मूला होता है कि En इक्वल टू माइनस का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। देखो अगर यूनिट चेंज होगी तो नॉर्मल सी बात है फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, तो और भी यूनिट का फॉर्मूला बता देता हूं मैं, बिल्कुल। अगर आप इसी को किस में चेंज कर दें, जूल में, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा माइनस का 2.8 10 की पावर माइनस 18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और ये हो जाएगा बेटा जूल पर एटम सर, बिल्कुल। एक ये फॉर्मूला हो गया, पर मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा हम लोग इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। मतलब ज्यादातर आप क्वेश्चन देखेंगे हम लोग एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में ही निकालेंगे। पर अगर क्वेश्चन की स्पेशल डिमांड है कि आप जूल में निकालिए या फिर आप बहुत ध्यान से, अगर आप किलो जूल में चाहते हैं, किसमें चाहते हैं, किलो जूल में, किसमें बेटा, किलो जूल में, किलो जूल किसमें, पर मोल, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्लियर है सर, बिल्कुल कोई डाउट नहीं, फॉर्मूला सेम है, बस ये कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती जा रही। और इसी को आप किलो कैलोरी में भी निकाल सकते हैं, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर किलो कैलोरी पर मोल सर, बिल्कुल। तो ये 4 फॉर्मूले आप याद कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से तो सिर्फ ये फॉर्मूला याद कीजिएगा, बाकी यूनिट कन्वर्जन तो आपको आते ही होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले ही हमें सबसे ज्यादा यूज करना है सर, बिल्कुल। और आपको याद होगा इसी फॉर्मूले से, मतलब इन्हीं फॉर्मूले में देखो सिर्फ कांस्टेंट है, इसी की वैल्यू तो अलग आ रही है यूनिट को चेंज करने पर, ये तो सेम है। तो हम ये तो कह सकते हैं एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। क्लियर है, इससे बेटा हम लोग एक फॉर्मूला और ड्राइव कर सकते हैं, बताइए क्या वो फॉर्मूला, ये है E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू Z1 अपॉन Z2 का होल स्क्वायर इंटू N2 अपॉन N1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप यूज भी करेंगे जब हमें रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। पर आपको एक चीज आप इन सभी फॉर्मूले में देखिए कि जो एनर्जी की वैल्यू है वो नेगेटिव में है। तो बच्चों के माइंड में कभी कभी एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है कि आप ये बताइए कि एनर्जी के फॉर्मूले में जो नेगेटिव साइन होता है तो इसका मतलब क्या होता है, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, जरा ध्यान से देखिए। आपको अगर पता हो ये एनर्जी किसकी है, इलेक्ट्रॉन की, आपको ये पता है ये एनर्जी तब होती है जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रहता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी नेगेटिव है, बहुत ध्यान से। अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी 0 है, क्लियर है, सॉरी नेगेटिव है। अच्छा, आपको पता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इसकी एनर्जी कितनी होती है, सर बिल्कुल पता है, फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन इन्फिनाइट ऑर्बिट में है, इन्फिनाइट का मतलब एटम के बाहर ही है, तो उसकी एनर्जी कितनी होती है, 0। कितनी होती है, 0। अब आपको जरा ध्यान से देखिए, इस कॉन्सेप्ट को आपको पता होना चाहिए कि
स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी होता है। जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम, या फिर ऐसा कह दो स्टेबिलिटी जिसकी ज्यादा उसकी एनर्जी कम। देखो यहाँ पे ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी 0 होती है, और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी नेगेटिव होती है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन में ज्यादा स्टेबल कौन होता है? इन दोनों इलेक्ट्रॉन बेटा ज्यादा स्टेबल होता है ये। अगर ऑर्बिट के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो ज्यादा स्टेबलाइज है इन कंपैरिजन टू फ्री इलेक्ट्रॉन। अब एक बात बताओ, ये वाला इलेक्ट्रॉन मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है। अगर ये मोर स्टेबल देन किससे? फ्री इलेक्ट्रॉन से, फ्री इलेक्ट्रॉन से। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है किससे? फ्री इलेक्ट्रॉन से। तो इसकी एनर्जी क्या होगी? लेस, लेस एनर्जी देन फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसकी एनर्जी क्या होगी सर? फ्री इलेक्ट्रॉन से कम होगी। अच्छा बताओ, फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है? 0, और 0 से वैल्यू कौन सी होती है सर? नेगेटिव। क्लियर है? इस वजह से हम लोग नेगेटिव लेते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन से ज्यादा स्टेबल होते हैं ये, और ये स्टेबल ज्यादा तो इनकी एनर्जी कम, और 0 से एनर्जी कम किस में आती है? नेगेटिव में ही आती है। इसलिए हम लोग इनका साइन एनर्जी नेगेटिव में लेते हैं। आ गया? नहीं आ गया? आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ गया तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। आप इन फॉर्मुलों को याद करो, इन फॉर्मुले से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे, बस उसमें ही मन लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप डाउट सेशन में भी या लाइव चैट में भी हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? चलिए सर, अब हम लोग इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो लगाते हैं। सबसे ज्यादा हम लोग इस फॉर्मूले को ही यूज करेंगे। क्लियर है सर? चलिए देखिए, चलिए सर हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ, क्या बेटा? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। बहुत आसान है बेटा। फोर्थ ऑर्बिट से क्या इंडिकेट हो रहा है? फोर्थ ऑर्बिट से हमें इंडिकेट हो रहा है एन की वैल्यू कितनी बेटा? 4, और हीलियम प्लस है तो एटॉमिक नंबर बेटा कितना हो गया? 2। एनर्जी निकालनी है, फॉर्मूला तो आप सभी को पता है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। सर बिल्कुल। आप एक बात बताइए सर, जेड की वैल्यू कितनी है? 2, और एन की वैल्यू 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, ये 16 आएगा। तो बेटा ये बचेगा 4/16, मतलब 4 4 जा 16, और ये डिवाइड करोगे बेटा माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सर बिल्कुल। अच्छा, इसी क्वेश्चन में एक चीज मैं आपको नोट करके बता दूं, लिख जरूर लो। इस क्वेश्चन में अगर निकालने को आ जाता है, ये क्या होती है? टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी सर बिल्कुल, टोटल एनर्जी के इक्वल ही होता है बेटा काइनेटिक एनर्जी पर माइनस में। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में हम आपसे पूछ देते कि काइनेटिक एनर्जी बताओ फोर्थ ऑर्बिट में, तो आप बता सकते क्या हो जाती है? प्लस का 3.4, और पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2 होता है। याद रखना, इस बात का याद रखना। चलिए हम इसी क्वेश्चन में चाहो तो निकाल सकते हैं। बताइए, निकाले सर? ये क्या हो गया? टोटल एनर्जी निकालना। अगर हम इसी फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालें तो सर बताइए क्या होगा? सर काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा माइनस का टोटल एनर्जी। होगा नहीं होगा? तो माइनस की टोटल एनर्जी कितनी है सर? 3.4, ये हो जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। अगर मान लो वैसे तो नहीं पूछा, अगर मान लो इसी क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी भी निकालनी होती तो सर बताओ क्या होता है? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2, और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 इंटू टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी की वैल्यू कितनी की बनती है सर? कितनी? 2 इंटू 3.4 माइनस का, तो कितना आ जाता है? ये माइनस का 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। तो इस तरीके के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप निकाल ले, तो एक फॉर्मूला हम मतलब एक क्वेश्चन लोग और लगा लेते हैं जिससे आपके और डाउट क्लियर हो जाएंगे। वो रेशियो वाला E1/E2 इज इक्वल टू Z1/Z2 का होल स्क्वायर इंटू N2/N1 का होल स्क्वायर। आई होप आपको इन क्वेश्चनों में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस N और Z पे फोकस किया करो, बाकी तो क्वेश्चन अपने आप लग जाता है। एक क्वेश्चन को हम लोग और सॉल्व कर देते हैं। चलिए सर हम लोग एक क्वेश्चन को और करते हैं जिससे आपको एनर्जी के फॉर्मूले से रिलेटेड सारे डाउट क्या हो जाएंगे? क्लियर। सर ये क्वेश्चन काफी मजेदार है। कह रहे हैं कि इसमें रेशियो ऑफ एनर्जी निकालना है। बिल्कुल। इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ क्या बेटा? हीलियम प्लस है, ठीक है, और सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस। इन दोनों की जो एनर्जी होगी ना बेटा, उनका रेशियो निकालना है। इसकी एनर्जी E1 मान ली मैंने, इसकी E2।
इसमें बेटा आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि n1 की वैल्यू इसमें कितनी है, थर्ड ऑर्बिट मतलब 3, और एटॉमिक नंबर आपको पता ही होता है कितना होता है हीलियम का 2। इसमें सर ऑर्बिट तो आपको समझ में आ गया होगा कितना है सर, सेकंड ऑर्बिट, और लिथियम का एटॉमिक नंबर बेटा कितना होता है 3। तो आपको बेटा फॉर्मूला तो पता है, वैसे तो फॉर्मूला होता है एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट माइनस का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यही तो होता है। पर ये तो कांस्टेंट होता है, मैंने बोला था हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई डायरेक्ट डिविजन टू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। फिर इससे हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E1 अपॉन E2 इंटू Z1 अपॉन Z2 का होल स्क्वायर इंटू N2 अपॉन N1 का होल स्क्वायर, लिख सकते नहीं लिख सकते, हमें यही तो निकालना है सर रेशियो ऑफ एनर्जी। बिल्कुल, तो बताइए फॉर्मूला क्या हो गया, E1 अपॉन E2, Z1 की वैल्यू बेटा कितनी है 2 गिवन है, और Z2 की वैल्यू 3 गिवन है, ठीक है, और N2 की कितनी गिवन है 2, और N1 की 3। बहुत आसान है बेटा, ये बहुत आसान है, करें सर बिल्कुल करिए। 2 का स्क्वायर बेटा 4 होगा, यहाँ 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, यहाँ पे भी 4 अपॉन 9, ये 16 अपॉन 81 आ गया नहीं आ गया, तो E1 रेशियो E2 16 रेशियो 81। देखो लाइन बड़ी टेढ़ी लग जाए पर दिमाग में टेढ़ा नहीं चलना चाहिए, दिमाग में बिल्कुल सीधी चीजें चलनी चाहिए, क्वेश्चन को आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर अब हम लोग 2 एप्लीकेशन और बची, मतलब 2 चीजें और हैं जिनको हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए अगर आप लोग एनर्जी को निकालना सीख गए, तो अगर हमें आयनाइजेशन एनर्जी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आयनाइजेशन एनर्जी निकालो तो कैसे निकालते हैं, और एक बाइंडिंग एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी, ये 3 एनर्जी सेपरेटली हम लोग अलग अलग से डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर है सर? आई होप आपको ये सारी चीज अभी तक समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए सर हम लोग कुछ टर्म के बारे में और पढ़ लेते हैं। उन टर्म का नाम है आयनाइजेशन एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी और एक्साइटेशन एनर्जी। इन टर्म के बारे में पढ़ ले, उनसे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल है उनको भी हम सॉल्व कर लेंगे। वैसे तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, पर जब पढ़ ही रहे तो थोड़ा डिटेल में भी पढ़ ले सर वो फॉर्मूला आया कहां से। जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहले सर आयनाइजेशन एनर्जी। बेटा अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से इनफिनाइट ऑर्बिट तक लेके जाने में जो एनर्जी लगती है उसे बेटा हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। या दूसरे शब्दों में बोले, जब भी मैं बोलूं इनफिनाइट तक लेके जा रहे, उसका मतलब है इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर लेके जा रहे। हम लोग अगर इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर लेके जाते हैं ना, तो उसका मतलब ही है सर बेटा क्या, इनफिनाइट तक लेके जाते। बाहर मतलब घुमाने नहीं ले जा रहे, बाहर का मतलब है इलेक्ट्रॉन को एटम से निकाल रहे हैं। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन को एटम से निकालना या फिर ये कहना कि इलेक्ट्रॉन को इनफिनाइट तक लेके जाना, बात एक ही है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को जो कि ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है, अगर उसके इनफिनाइट तक लेके जाने में जो एनर्जी लगती है उसे हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। और ये एनर्जी निकालते कैसे सर? इनके बीच में जो एनर्जी का गैप होगा, आप सभी को पता है इसकी एनर्जी कितनी होगी E1, इसकी E इनफिनाइट। कैसे निकालोगे सर? इनके बीच में जो एनर्जी का चेंज होगा, इसकी एनर्जी माइनस इसकी एनर्जी, इनफिनाइट पे एनर्जी कितनी होती है E इनफिनाइट, इस ऑर्बिट की एनर्जी E1, और जितना एनर्जी लग रही डेल्टा, यही तो बेटा क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी। सर बिल्कुल, तो आयनाइजेशन एनर्जी हम कह सकते हैं E इनफिनाइट माइनस E1, और एनर्जी मैं बता चुका हूं इनफिनाइट पे कितनी होती है 0 माइनस E1, तो आयनाइजेशन एनर्जी बराबर क्या आ गया, माइनस का E1। तो बेटा E1 का फॉर्मूला तो पता है ना आपको, माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर, तो फॉर्मूला आ जाएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। यूनिट बेटा वही रहेगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी एटम की आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी हो, क्लियर है, तो आप कैसे निकाल सकते हो, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। आया नहीं आया सर? बिल्कुल आ गया सर। अब आती है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या कहती है कि कोई भी nth लेवल हो, कोई भी ऑर्बिट हो, उससे इलेक्ट्रॉन को अगर हमें इनफिनाइट तक लेके जाना है, इसमें क्या था, फर्स्ट से इनफिनाइट, ये कहते हैं, जरूरी नहीं फर्स्ट भी हो सकती है, फर्स्ट के अलावा किसी भी nth ऑर्बिट से इनफिनाइट तक ले जाने पर जो एनर्जी लगती है उसे बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। मान लीजिए इस ऑर्बिट की एनर्जी En, इसकी E इनफिनाइट, यहां से यहां तक ले जाने में जो एनर्जी लगेगी वो कितनी लगेगी, इनके बीच में जो एनर्जी का गैप होगा, कैसे निकालोगे, ऊपर वाली की एनर्जी माइनस इसकी एनर्जी, और यही तो बेटा क्या है, बाइंडिंग एनर्जी।
बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है सर, nth ऑर्बिट से, किसी भी nth ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को इन्फिनाइट तक ले जाने पर जो एनर्जी लगती है उसे बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है सर, इसमें सिर्फ फर्स्ट ऑर्बिट से ही लेके जाते हैं। अच्छा, अगर हम इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से इन्फिनाइट तक लेके जा रहे हैं तो उसी बाइंडिंग, इसको बाइंडिंग एनर्जी भी बोल सकते हैं, पर इसी बाइंडिंग एनर्जी का नाम क्या हो सकता है सर, आयनेशन एनर्जी। क्लियर है, ज्यादा कंफ्यूज मत होना, बस इतना याद रखना, अगर फर्स्ट ऑर्बिट से इन्फिनाइट तक लेके जा रहे हैं तो आयनाइजेशन, एंड किसी भी nth ऑर्बिट से इन्फिनाइट तक लेके जा रहे हैं तो फिर बाइंडिंग एनर्जी। कैसे निकालोगे, इसकी एनर्जी माइनस इसकी एनर्जी, ई इन्फिनाइट पे एनर्जी 0 माइनस ई एन, बाइंडिंग एनर्जी माइनस ई एन। और बेटा ई एन का फॉर्मूला तो पता ही है सर, बिल्कुल पता है, माइनस का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, क्रॉस, मल्टीप्लाई, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आ गया फॉर्मूला बाइंडिंग एनर्जी का। हमें सिर्फ फॉर्मूले से मतलब है, मैं बता दे रहा हूं, हमें सिर्फ किससे मतलब है, फॉर्मूले से। आयनेशन एनर्जी निकालना, ये फॉर्मूला याद कर लेना, बाइंडिंग एनर्जी निकालना तो ये फॉर्मूला। समझ में आ गया तो आप बहुत होशियार है, नहीं समझ में आ गया तो आप सबसे ज्यादा होशियार है, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट लर्न द फॉर्मूला। एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है सर, अगर फर्स्ट ऑर्बिट से, किसी भी nth ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को ले जाना, फर्स्ट ऑर्बिट से nth ऑर्बिट तक अगर इलेक्ट्रॉन को ले जाना हो तो जो भी एनर्जी लगेगी उसे क्या बोलेंगे सर, एक्साइटेशन एनर्जी, फर्स्ट ऑर्बिट से nth ऑर्बिट तक। सर कैसे निकालेंगे, इसकी एनर्जी E1, इसकी En, और मान लो कितनी एनर्जी लगी, डेल्टा ई, E2 En माइनस E1, ठीक है, इसी को एक्साइटेशन एनर्जी बोलेंगे। एक्साइटेशन एनर्जी ई से नोट कर दे, कोई दिक्कत नहीं सर। En की वैल्यू बताओ क्या होगी, माइनस का 36 पॉइंट जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इसकी क्या होगी, माइनस का 13.6 होगी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। कौन सी ऑर्बिट है, फर्स्ट, तो फर्स्ट ऑर्बिट, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर आप कॉमन ले लो, इसको मैंने पहले लिख दिया, इसको बाद में, कोई दिक्कत सर, फॉर्मूला ये आ जाएगा 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। ये आ गया आपका एक्साइटेशन एनर्जी का फॉर्मूला। यूनिट इसकी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होगी। डेफिनेशन आ गई सर, समझ में तीन होगी, बिल्कुल। फर्स्ट ऑर्बिट से इन्फिनाइट ऑर्बिट तक लेके जाना हो तो आयनेशन एनर्जी, nth ऑर्बिट से इन्फिनाइट लेके जाना हो तो बाइंडिंग एनर्जी, और फर्स्ट ऑर्बिट से किसी दूसरे ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन को लेके जाना हो, इन्फिनाइट पे नहीं, किसी दूसरे पे, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, एक्साइटेशन एनर्जी। तीनों के लिए आपके पास फॉर्मूला सामने है, और इन्हीं तीनों से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। चलिए सर, हम लोग तीनों टर्म पे बेस एक एक क्वेश्चन लगा लेते हैं, जिससे आपके सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर। पहला है सर, कैलकुलेट द आयनेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस। देखिए इससे ये तो क्लियर हो गया कि एटॉमिक जेड की वैल्यू कितनी है, 2, और आपको पता है आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है सर, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, यही तो होता है सर, बिल्कुल। और बताओ जेड की वैल्यू कितनी है सर, 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 4, आप 4 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें कितना आ जाएगा बेटा, 4 6 जा 36, 4 3 जा 12, 5, और बेटा कितना हो गया यहाँ पे, 4 1 जा 4, और यहाँ पे 5 आ जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल, 55.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। आगे नहीं आ गया, 4 6 जा 36, 4 3 जा 12, 315, और 4 1 जा 4, 55.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। सर ये तो आगे नहीं आ गया, बिल्कुल। बाइंडिंग एनर्जी निकालनी, बाइंडिंग एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल एनर्जी जैसा, यही तो होता है, फॉर्मूला याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। आप खुद बताओ जेड की वैल्यू कितनी होगी सर, एटॉमिक नंबर 2, और एन की वैल्यू सर सेकंड ऑर्बिट 2 का स्क्वायर, ये तो कट गया, तो ये तो आ गया 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। सर ठीक है, ये और देख लो, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी क्या का मतलब होता है, सुनो जरा ध्यान से। फर्स्ट ऑर्बिट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती बेटा सेकंड ऑर्बिट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट होती थर्ड ऑर्बिट, मतलब फर्स्ट से थर्ड लेके जा रहे हैं। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए एक्साइटेशन एनर्जी का, क्या था सर, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। 1 तो पहली से, n की जगह आप क्या लिख दो, थर्ड लिख दो, और z की वैल्यू Li के लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, 3, और n की वैल्यू बेटा कितनी है, 3, तो बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13.6 इंटू 9, यहाँ पे आप सॉल्व करोगे 9 आएगा एलसीएम में, और 9 माइनस 1 8, 9 से 9 कट जाएगा, 13.6 इंटू 8, मल्टीप्लाई करना तो जानते होगे सर, 8 6 जा कितना होता है 48, और 8 3 जा 24, और 28, और 8 1 जा 8,
कितना होता है सर, 8 वन जा 8, ठीक है, और 2 0 आ गया, क्लियर है सर, बिल्कुल 8 10, ये आ गया आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। मल्टीप्लाई में अगर कुछ गलत हो गया तो देख लेने के बाद चेक कर लेना, ठीक है, बाकी सब सही है। तो अब मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके सर, सी यू लेटर।